हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। सो बच्चों, वी वर स्टडिंग जीओसी और जीओसी में हम अपने काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के साथ, देन इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किया और लास्ट क्लास में हम अपना रेजोनेंस कंप्लीट कर चुके थे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो कि हमारा होने वाला है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम सबसे पहले कि कभी कभी आपने सुना होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट ही मानते हैं, है ना। कभी कभार आप इन दोनों को सेम ही कहती हो, बट एग्जैक्टली ये दोनों सेम नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक, देखते हैं आखिर क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए एक एल्कीन है, ठीक, फिर से एक एल्कीन ले ली मैंने और यहाँ पर लगा दिया है मैंने OH। ठीक है, एक यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, एक एल्कीन ली, फिर एक और एल्कीन ली और यहाँ से मैंने लगा दिया है क्या, यहाँ से लगा दिया है मान लीजिए NO2। ठीक है, NO2 लगा दिया, राइट। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा है? पहले तो हम रेजोनेंस की बात करते हैं, क्योंकि हम रेजोनेंस अभी तक डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस में आपने पढ़ा था कि वहां पर क्या होता है कि जहां पर आपको लोन पेयर है ना या नेगेटिव चार्ज दिख जाता था, वहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम चलाते थे। ठीक, वहीं से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर होगा, बोलो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ शिफ्ट कर सकता है, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो सकता है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो क्या बनेगा, आप यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो कि ऑक्सीजन के लोन पेयर से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले हैं, तो ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, ये आपके लोन पेयर यहाँ पर आए, मतलब यहाँ पर आपके पास एक पाई बॉन्ड बन चुका है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया। ठीक, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम पर आ गए, तो इस कार्बन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो ये हमने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। चलिए अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, अब इस केस में अब आपको दिख रहा है कि भाई नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड O लगा है। ठीक है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा ना। इसका मतलब यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, है ना, ये इधर शिफ्ट होंगे और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाएंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाएंगे। बात समझ में आ गई? हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी। ठीक है, हमने देखा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी लेगा ना। ठीक है, इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ऑक्सीजन, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था। ठीक, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने दे सकता है। ठीक है, ओके जी। अब इस केस में आपने देखा, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो देखो फटाफट क्या बनने वाला है यहाँ पर। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड आया और जहां से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पर आए हैं, मतलब ऑक्सीजन पर आया है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम इन्हें इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस क्या आया हमारे रेजोनेंस में और मेसोमेरिक इफेक्ट में? देखो, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ना, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मेसोमेरिक इफेक्ट में आपके पास पर्टिकुलर ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले हैं वो ऑक्सीजन से चले हैं यहाँ से। ठीक है, ये कैसी स्पीशीज है, यहाँ पर ये कैसा काम कर रही है, इसके पास लोन पेयर था, है ना, तो ये लोन पेयर दे रहा है, इसका मतलब इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो ये कैसा ग्रुप है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, राइट। इस केस में बताओ, ये जो NO2 है, ये वाला ग्रुप हमारा कैसा ग्रुप एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नहीं ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है NO2 में वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, विदड्रॉ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये विदड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका नेचर कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कह सकते हैं हम। ठीक है, इसको हमने लिख दिया EWG। ठीक है, और यही मेन डिफरेंस आता है हमारे रेजोनेंस में और मेसोमेरिक इफेक्ट में। एक और एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर। ठीक, मान लीजिए हमने यहाँ पर कार्बोकैटायन ले लिया। ठीक, और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कार्ब अनायन ले लिया है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ले लिया है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये 3 एग्जांपल्स लिए हैं। अब इन तीनों एग्जांपल में क्या आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या यहाँ पर कोई रेजोनेंस है? देखिए आपके पास ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो आपको दिख रहा है कि भाई कहीं से भी, चाहे आप यहाँ से चलो यहाँ से चलो, अब तो सेम ही है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन आइटम पर आएंगे। ठीक है, आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे। ठीक है, इस वाले मामले में देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पर आपके पास कैटायन होता है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कमी है ना, डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जाएगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर आएगा। ठीक, ये भी रेजोनेंस है। यहाँ देखिए जहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब कि अब वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये डबल बॉन्ड में जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। ठीक, तो बेसिकली आप देख रहे हो सब में आपका रेजोनेंस तो है। यहाँ पे मैंने जितने एग्जांपल बनाए आपके सामने 1 2 ये 3 4 5 सब में रेजोनेंस है। ठीक है, लेकिन किस में मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है? मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है सिर्फ इस वाले में और सिर्फ इस वाले में। ऐसा क्यों? डिफरेंस ये आया कि इनमें मेरे पास कोई ग्रुप नहीं लगा था, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन है आपका। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, लेकिन इन केसेस में क्या हुआ, इन दोनों एग्जाम्पल में है तो रेजोनेंस। ठीक, रेजोनेंस ही हो रहा है, बट यहाँ पर क्योंकि आपके पास अब ग्रुप्स आ गए हैं और ऐसा ग्रुप है या तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, और जब आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाते हैं तो अब हम यहाँ पर इस इफेक्ट को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर आपका ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। याद करिए जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि आपका इंडक्टिव 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई और माइनस आई, है ना। जब हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था तब मैंने कहा था कि आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्लस ई और माइनस ई होता है। ठीक है, वैसे ही जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ना वो भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्लस एम और एक होता है आपका माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, एक हमारे पास प्लस एम है और एक मेरे पास माइनस एम इफेक्ट है। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या आता है, प्लस एम इफेक्ट आपका तब होगा जब आपका कोई ग्रुप कैसा लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। माइनस एम इफेक्ट कब होगा, जब आपका कोई ग्रुप कैसा लगा हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। ठीक है, अच्छा एक और बात याद करिए जो हमने बिल्कुल जीओसी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, याद करो वो टेबल एक क्लासिफिकेशन किया था कि इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में लगता था। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिर्फ पाई बॉन्ड में लगता है बट वो टेम्पररी इफेक्ट था। रेजोनेंस इफेक्ट आपका सिर्फ पाई बॉन्ड्स में लगता है। ठीक, और मेसोमेरिक इफेक्ट भी आपका सिर्फ पाई बॉन्ड्स में लगता है। ठीक, तो पाई बॉन्ड्स कंपल्शन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स में ही आपका मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन होना चाहिए था। मैंने पिछली क्लास में रेजोनेंस की क्लास में कॉन्जुगेशन बताया था ना आपको, कई टाइप का है ना, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई लोन पेयर, है ना। तो वही कॉन्जुगेशंस आपके होते हैं, बस आप देख लेना कि जहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर कोई ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, समझ जाना वो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, तो हम समझ गए कि भाई यहाँ पर रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस सब में है। ठीक, इसमें भी रेजोनेंस है, ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी रेजोनेंस लग रहा है। ठीक, रेजोनेंस को हम प्लस आर से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस सब में है। ठीक है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, लेकिन अगर हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो सिर्फ इन दोनों में मेसोमेरिक है, इसमें प्लस एम है और उसमें माइनस एम है। ठीक, आई होप आपको ये डिफरेंस जो है मेसोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस में इतना समझ आया होगा। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है उस ग्रुप को हम कहते हैं कि वो एक प्लस एम ग्रुप है। ठीक, प्लस एम ग्रुप, और इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, जहां पर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं माइनस एम ग्रुप है। ठीक है, और उस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। ठीक, इतना सा डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर होगा प्लस एम और माइनस एम में। अगर बातें अभी भी क्लियर नहीं है, डोंट वरी, अभी धीरे धीरे क्लास के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, कि प्लस एम आपका क्या हो सकता है, माइनस एम आपका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपके कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके कौन से हो सकते हैं। ठीक, और ये पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने के बाद हम इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे आज ही। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्लस एम इफेक्ट से। ठीक है, जहां पर आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है, तो आप खुद सोच के बताओ मुझे सबसे पहले
हम कह रहे हैं कि प्लस एम इफेक्ट क्या है, जहां पर आपका क्या हो रहा है, जहां पर आपके पास कोई प्लस एम ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वहां पर आपका ये मेसोमेरिक लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, बताओ जल्दी से, कौन से हो सकते हैं। या तो वो ग्रुप ऐसा होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, है ना, कोई भी लोन पेयर स्पीशीज, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स अपने दे सकता है, ठीक है, कोई भी लोन पेयर स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, लोन पेयर स्पीशीज, ठीक, कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर हो, OH हो, NH2 हो, ठीक है, आपका हेलोजन, हेलोजन के पास भी आपके पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसके पास लोन पेयर्स हो, ठीक। सेकंड हम लिख सकते हैं कि कोई अनायनिक स्पीशीज, ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हो कि कोई अनायनिक स्पीशीज मतलब जहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक, तो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब भी वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, या लिखते हैं हम कि इफ एनी ग्रुप और एटम डोनेट और विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, ठीक। और ये जो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं कि एनी ग्रुप और एटम, स्पेसिफिकली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये ग्रुप और एटम आपका कुछ भी हो सकता है, बट ये वाला ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट कार्बन, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में, देखो क्या लिखा, इफ एनी ग्रुप और एटम, कोई भी ग्रुप या फिर एटम अगर डोनेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ग्रुप है ये जो OH है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कैसे, थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, प्लस एम के केस में, ठीक, यहाँ पर फिर लिखा है एनी ग्रुप और एटम डोनेट या फिर विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, और इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू ये जो ग्रुप है हमारा वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। और ये ग्रुप और एटम स्पेसिफिकली ऐसा होना चाहिए, ठीक, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट कार्बन, वो कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट मस्ट नॉट बी कार्बन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो आपके पास एल्कीन्स ही हैं, कोई आपका ग्रुप लगा ही नहीं था, यहाँ देखिए यहाँ पर भी कोई ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ पर आपको अनायन दिख गया है, आपको ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज दिख रही है, बट ये कार्बन आयन है, कार्बन आ गया है, ठीक, तो मैंने साफ साफ लिखा है एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन के अलावा आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, OH, NH2, SH, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे अनायनिक स्पीशीज में O-, NH-। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पर मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है कि भाई आपके प्लस एम ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक, आप थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि प्लस एम आपके कौन कौन से ग्रुप्स होंगे, ठीक, और उन ग्रुप्स का क्या स्ट्रेंथ होगा, मतलब कौन सा ग्रुप आपका प्लस एम स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाएगा, कौन सा ग्रुप का प्लस एम स्ट्रेंथ कम होगा, वैसे ही ठीक हम माइनस एम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख रखा है कि आपके पास कोई भी अगर प्लस एम ग्रुप्स हैं या माइनस एम ग्रुप्स हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक, क्या उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, देखिए प्लस एम इफेक्ट में प्लस एम ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, या तो वो जिसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, या तो आपका वो कोई लोन पेयर स्पीशीज हो, ठीक, या तो ऐसा स्पीशीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो और वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सके, ठीक है। लोन पेयर स्पीशीज के मैंने यहाँ पे कई सारे एग्जांपल लिख रखे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स मतलब होता है हेलोजन, ठीक है, तो हेलोजन आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक, आपको पता है कि इनके पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अच्छा, एक बात का खास ध्यान रखना कि हम ये जो भी लोन पेयर स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना, ठीक, हमें पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड्स में लगता है, ठीक, तो पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाला आपका ऐसा एटम होना चाहिए जो लोन पेयर जिसके पास हो,
ठीक है। पाई बॉन्ड से जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो लोन पेयर स्पीशीज होना चाहिए। ठीक, तो या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई पाई बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड OH, ये भी हमारा प्लस एम ही है। ठीक है, या तो हम लिख सकते हैं कि भाई बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड OH, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड आ गया ना, पाई बॉन्ड से ये भी डायरेक्टली अटैच्ड लोन पेयर आ गया। ठीक, तो या तो आप बोलो कि पाई बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड हमारा कोई लोन पेयर स्पीशीज, या फिर हमारे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कोई लोन पेयर स्पीशीज। ठीक है, तो ये हमारा प्लस एम है। अनायनिक स्पीशीज बात करें, 2 एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने, O माइनस NH माइनस। ठीक है, कार्बन वाले हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, O माइनस NH माइनस। नेगेटिव चार्ज है तो ये भी ऐसा हो सकता है कि पाई बॉन्ड के डायरेक्टली अटैच है हमारे पास O माइनस, तो ये O माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देगा, ये यहाँ देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना प्लस एम ग्रुप्स बता सकते हैं, लोन पेयर स्पीशीज एंड अनायनिक स्पीशीज। आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर कि डायरेक्टली अटैच्ड टू पाई बॉन्ड या फिर बेंजीन रिंग। ठीक है, तो लोन पेयर स्पीशीज या फिर कोई अनायनिक स्पीशीज हो, कैसे, डायरेक्टली अटैच्ड हो किसी पाई बॉन्ड से या फिर बेंजीन रिंग से, वो प्लस एम की कैटेगरी में आ रही है। ठीक, अब इन प्लस एम को हमें कंप्लीट एक ऑर्डर भी याद करना पड़ेगा। ठीक, कि कौन से प्लस एम ग्रुप का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। जैसे हमने प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर याद किया है ना, वैसे हमें ये प्लस एम का याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद करने का, आप देखो न्यूमोनिक्स वो आप गाना गाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं है बार बार। ठीक है, आप कोशिश किया करो चीज़ों को इस तरीके से ध्यान रखो कि आपको एग्जाम में वो तुरंत रिकॉल हो पाए। ठीक है, अगर आप ऐसे गाना बना दोगे, कुछ भी ऐसे न्यूमोनिक याद कर लोगे, एग्जाम में वो भी भूल जाता है इंसान कभी कभी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और उस हिसाब से उसको याद करने की कोशिश करिए। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत बढ़िया। ठीक, हमेशा न्यूमोनिक पे डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। ठीक, तो प्लस एम कौन कौन सा था, लोन पेयर एंड अनायनिक। ठीक है, और मैक्सिमम हम देख रहे हैं भाई यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। देखो ध्यान दो, हमने मैक्सिमम जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड क्या है, नाइट्रोजन, डायरेक्टली अटैच्ड नाइट्रोजन, डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हैलोजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन। मतलब ये जितने प्लस एम के हमारे पास ग्रुप्स हैं, या तो वो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, या तो वो नाइट्रोजन से रिलेटेड है, या तो वो हैलोजन है। 3 ही क्राइटेरिया हमें दिख रहा है ना। तो हैलोजन्स तो सबसे लास्ट में आते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, हैलोजन्स हमारे सबसे लास्ट में आते हैं, और हैलोजन्स हमेशा हमें याद रहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी ऑर्डर में। तो यही ऑर्डर है हमारे प्लस एम का, जो सबसे लास्ट में आएगा हैलोजन। ठीक है, अब उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन यही मिल रहा है, तो हम जितना भी कंपैरिजन करेंगे ना, उस कंपैरिजन में हमेशा नाइट्रोजन आगे और ऑक्सीजन बाद में। आप कभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन बोलते हो नहीं, हमेशा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोलते हैं हम, है ना, पीरियोडिक टेबल में जैसे आपको याद है। तो बार बार आपको यही ध्यान रखना है कि हम जो भी ऑर्डर लिखेंगे उसमें नाइट्रोजन पहले आएगा, ऑक्सीजन बाद में आएगा। ठीक, नाइट्रोजन पहले, ऑक्सीजन बाद में। ओके, तो अनायनिक स्पीशीज था जिसमें NH माइनस और O माइनस था। सबसे पहले हमारे अनायनिक स्पीशीज आ जाते हैं। ठीक है, तो जब अनायनिक स्पीशीज आए तो बताओ, इन दोनों में आपके पास एक NH माइनस है, एक O माइनस है। मैंने कहा कौन पहले आएगा, नाइट्रोजन पहले, ऑक्सीजन बाद में। तो NH माइनस पहले आया, ऑक्सीजन माइनस बाद में आया। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये नेगेटिव चार्ज हटाया और इस NH माइनस को कर दिया NH2। ठीक, एक और H यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने NH2 लगाया है। ठीक है, NH2 लगाया। ठीक, H हटा के एक R लगाया, एक और H था तो वो भी हटा के मैंने यहाँ पर एक R लगा दिया है। ठीक है, तो ये NH माइनस था। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको मैंने एक हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, तो ये NH2 बन गया हमारा अमीन। एक H हटा के R, मतलब ये हमारा प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी अमीन है ना। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। ठीक है, तो हमने ये नाइट्रोजन वाले लिख लिए। अभी मैंने जस्ट बोला नाइट्रोजन पहले, ऑक्सीजन बाद में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन मेरे पहले आए हैं सारे के सारे 1 2 3 वाले, फिर ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन कौन सा, O, फिर उसके बाद आएगा H, तो OH पहले आता है। ठीक, फिर H को रिप्लेस करके हमने R किया था, यहाँ पर भी देखो H को रिप्लेस करके R किया। ठीक, तो यहाँ पर भी OH पहले आएगा, फिर OR बाद में आएगा। ठीक है, तो हमने याद रखा कि पहले अनायनिक स्पीशीज आ रहे हैं, नाइट्रोजन पहले, ऑक्सीजन बाद में। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, जो माइनस था उसको एक H दे दिया तो वो NH2 बन गया। ठीक है, अब एक एक H को रिप्लेस करके आप R ग्रुप लगा रहे हो। ठीक है, तो ये मेरा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन बन चुका है। ठीक है, नाइट्रोजन वाले हो गए, तो अब ऑक्सीजन वाले लिखोगे। ठीक है, तो O के साथ क्या लगेगा, पहले H लगेगा, H को रिप्लेस करके अगला हम R लगा देंगे, तो उसके बाद आएगा मेरा OH, OH के बाद आएगा OR। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या बचा, NHCOCH3 और OCOCH3। जहाँ से आपका COCH3 जुड़ा हुआ है उसमें भी पहले कौन आएगा, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन।
ठीक है, और सबसे लास्ट में आ जाएंगे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर को ध्यान रख सकते हैं कि पहले नाइट्रोजन लिखना है, देन ऑक्सीजन लिखना है। तो पहले नेगेटिव चार्ज स्पीशीज NH माइनस O माइनस, ठीक है। फिर आपका अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, ठीक है, नाइट्रोजन वाले हो गए। ऑक्सीजन पे आओ OH OR, ठीक, ये हो गया। उसके बाद NHCOCH3 OCOCH3, ठीक, ये हो गया। फिर लास्ट में हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस M। चलिए अब सीखते हैं हम हमारा कि माइनस M ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। प्लस M समझ गए, या तो लोन पेयर स्पीशीज या तो अनायनिक स्पीशीज डायरेक्टली अटैच टू पाई बॉन्ड या फिर बेंजीन रिंग, ठीक है। माइनस M ग्रुप्स कौन से होते हैं, देखो माइनस M का मतलब था इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहे हैं। प्लस M का मतलब था ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, ठीक है। तो विदड्रॉ कौन करता है, ध्यान देना, जो डायरेक्टली अटैच्ड हो किसी पाई बॉन्ड से, ठीक, पाई बॉन्ड या फिर बेंजीन रिंग, ठीक है। पाई बॉन्ड या फिर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हमारा कोई भी एटम हो सकता है, ये G मान लेते हैं हम, और ये एटम खुद ही एक पाई बॉन्ड से अटैच्ड हो, ठीक है, ये खुद ही पाई बॉन्ड से अटैच्ड हो, ये मान लेते हैं अटैच्ड है किसी P से, ठीक है। तो P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस, ठीक, ये कहानी आपको मिलनी चाहिए। देखो ध्यान से एकदम, क्या कहा मैंने, या तो कोई पाई बॉन्ड हो, ठीक, या फिर लिख देते हैं हम यहाँ पर बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग, ठीक है। पाई बॉन्ड या फिर किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कोई एटम हो, वो एटम खुद ही पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, ठीक, और जिस पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा ना, जैसे G हमारा इस पाई बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, तो ये जो P है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत आसान चीज़ है, देखो ध्यान से। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच मेरे पास क्या है, ये कार्बन है, कार्बन खुद ही पाई बॉन्ड से जुड़ा है, और कौन से पाई बॉन्ड से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। मतलब आपको अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच C डबल बॉन्ड O नजर आ गया, ठीक है, इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि बेंजीन रिंग से अगर आपको डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O नजर आ गया, समझ जाना वो आपका माइनस M है, ठीक। अब इसके बाद चाहे आप CHO लगाओ, ठीक, चाहे एल्डिहाइड बनाओ, चाहे आप इसको COR, चाहे आप इसको कीटोन बनाओ, चाहे आप इसको COX एसिड हलाइड बनाओ, ठीक, X यहाँ पर आपका FCl-BrI हो सकता है, ठीक है, एसिड हलाइड बनाओ, या फिर आप इस CO के बाद OCH3 कर दो, एस्टर बना दो, या तो आप इसको एसिड बना दो, ठीक, यहाँ पर एसिड भी लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है आपका C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। मतलब रिंग से डायरेक्टली अटैच अगर C डबल बॉन्ड O दिख गया, ठीक है, तो वो आपका पक्का माइनस M है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्यों याद दिला रही हूँ, ठीक, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं कि C डबल बॉन्ड O ही हो, कभी कभार चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो बेटर है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि पाई बॉन्ड या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड आपका कोई भी एटम, वो खुद एक पाई बॉन्ड से अटैच्ड हो, ठीक है, और जिस एटम से वो अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमने देखा कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन, कार्बन खुद पाई बॉन्ड से अटैच्ड है और ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऐसा केस मिल गया माइनस है, ठीक। तो C डबल बॉन्ड O वाले तो आपको समझ में आ गए, ठीक है। दो एग्जाम्पल और देख लीजिए यहाँ पर जो आपके काम के हैं। एक लिखा है मैंने, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नाइट्रोजन, ठीक है, ये खुद ही एक पाई बॉन्ड से जुड़ा है, और देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये भी एक माइनस M ग्रुप है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि CO, और यहाँ पर आपका चाहे एल्डिहाइड बनाओ, कीटो बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, या फिर अगर आपके पास ये NO2 आपको N डबल बॉन्ड O इस तरीके से मिल जाए, ठीक, या फिर आपको C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब साइनाइड मिल जाए, इन केसेस में ये माइनस M में आ जाता है, ठीक। CN में भी देखो क्या हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हमारा ये एटम, ये खुद एक पाई बॉन्ड से अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक, और कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये सारे हमारे माइनस M की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब इसको याद करना बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हो सिंपल सा एक ये ना सा का, ठीक है, नासा का आपको याद रखना है, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ना मतलब नाइट्रो, सबसे पहले नाइट्रो आता है, इसका माइनस M स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ना के बाद लिखा है मैंने सा मतलब साइनाइड, ठीक है, साइनाइड, साइनाइड मतलब CN, तो ना सा, ठीक है। फिर लिखा मैंने का मतलब क्या हो जाएगा, का मतलब सारे कार्बन वाले, ठीक है। अब सारे कार्बन वाले आएंगे, कार्बन वाले कौन से, C डबल बॉन्ड O वाले, ठीक है। तो मैंने कहा था ना CO, चाहे एल्डिहाइड लगाओ, कीटोन लगाओ, एसिड हैलाइड बनाओ, ठीक है, एसिड बनाओ, एस्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ,
ठीक है, अमाइड बनाओ, CONH2 भी हो सकता है आपका। ठीक, तो सारे हमारे कार्बन वाले आ जाएंगे। तो अब उन कार्बन में से आपको बस ये ऑर्डर याद कर लेना, पहले एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइड। ठीक, बस इतना याद रखना है, नासाका, नाइट्रोसाइनाइड, फिर सारे कार्बन वाले, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइड। ठीक, इसको आप याद करिए और आपका ये माइनस हम ऑर्डर भी आपका पूरा अच्छे से याद हो चुका है। आई होप आपको ये प्लस एम और माइनस एम की कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, तो माइनस एम और प्लस एम कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं ये भी क्लियर है, और इसका क्या स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है अब ये भी आप सीख चुके हो। ठीक, अब या तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपको बोल देगा कि भाई आपको कई सारे ग्रुप्स दे दिया और आपसे पूछेगा कि प्लस एम का स्ट्रेंथ बताओ, तो ये ऑर्डर याद है तो कर लेना है ना। आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि माइनस एम है, कोई भी ग्रुप्स दे दिया और इसमें से पूछ लेगा कि भाई माइनस एम स्ट्रेंथ का आप ऑर्डर बताइए, ये याद है आप कर लोगे। लेकिन नॉर्मली ऐसे सवाल नहीं आते हैं। ठीक, इस सवाल को घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या कंसेप्ट लगेगा, उस चीज़ को आप समझते हैं हम इसके बाद। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको कुछ पूछना हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ज़रूर आप कम से कम पूछा करिए। ठीक, अगर आपको क्लियर है सारी बातें तो ये भी बताया करिए कि मैम कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करिए। चलिए बच्चों, आप समझते हैं हम आगे की कहानी क्या है आखिर। चलिए बच्चों, अब हमें प्लस एम और माइनस एम की कहानी तो समझ में आ गई है। अब समझते हैं कि आखिर हमने ये जो प्लस एम माइनस एम, ये जो स्ट्रेंथ या ऑर्डर याद किया है, उसका क्या एप्लीकेशन, आखिर हमें क्यों लर्न करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने इंडक्टिव को समझा पहले, फिर उसके एप्लीकेशंस देखे, वैसे ही अब मेसोमेरी को समझने के बाद उसके भी एप्लीकेशन देखने पड़ेंगे। ठीक, तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये वही हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जो हम इंडक्टिव में भी देख रहे थे, है ना। सेकंड एप्लीकेशन हमें देखना है कि आखिर पाई सिस्टम पर क्या इफेक्ट डालता है आपका ये प्लस एम या माइनस एम ग्रुप। ठीक, कौन कौन से पाई सिस्टम, या तो एल्कीन है या तो बेंजीन रिंग है। ठीक, तो एल्कीन या बेंजीन रिंग पर कैसा इफेक्ट डालेगा आपका प्लस एम या फिर माइनस एम ग्रुप। ठीक, लास्ट हमें जो एप्लीकेशन देखना है वो देखना है एसिडिटी कंपैरिजन, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, और यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की कहानी। ठीक है, कि इंटरमीडिएट आपका कैसे स्टेबलाइज होगा या डीस्टेबलाइज होगा यूजिंग प्लस एम या फिर माइनस एम ग्रुप। ठीक, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में वही 3 बेसिक इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बोकैटायन की, ठीक है, कार्ब अनायन की और फ्री रेडिकल की। इन तीनों की कहानी के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, कार्बोकैटायन वही सेम कहानी की भाई कार्बोकैटायन कैसा होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, यहाँ से आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कार्बोनाइन क्या है, कार्बोनाइन है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल, और यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों भरे हुए होते हैं, फिल्ड पी ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पर ये कैसा है आपका फिल्ड पी, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है। रेडिकल्स की क्या कहानी होती है कि यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस इज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि भाई इन तीनों में क्या होगा अगर हम इसके जस्ट बगल में कोई प्लस एम या फिर माइनस एम ग्रुप जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो एक बार मैंने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई प्लस एम ग्रुप जोड़ते हैं। ठीक है, और एक बार हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे कि अगर हम कोई माइनस एम ग्रुप जोड़ते हैं तो इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है, कार्बोकैटायन का नेचर बताओ कैसा था। पिछली क्लास में हम ये बातें कर चुके हैं इंडक्टिव के बारे में जब करी थी। कार्बोकैटायन कैसा है, खाली पी ऑर्बिटल है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो बेचारा गरीब है। ठीक है, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने नजर आ रहे हैं हमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, होने कितने चाहिए थे 8, मतलब ये गरीब है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। रेडिकल की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काउंट किया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का ही है ना। ओके जी, अब हम यहाँ पर चलते हैं कि अगर कार्बोकैटायन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस एम ग्रुप बोलो कौन से थे, अभी हमने जस्ट सीखा प्लस एम ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक, प्लस एम ग्रुप्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। माइनस एम ग्रुप कौन से होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप।
तो अगर कोई डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, इसका मतलब कोई गरीब इंसान है, ठीक, उस गरीब इंसान को अगर आप इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, ठीक है। तो ये गरीब था, ये गरीब है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक, मतलब प्लस m ग्रुप जोड़ेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर भी गरीब है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अमीर है। अब कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है, उसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑलरेडी, और अगर हम उसे और इलेक्ट्रॉन्स दें तो भाई तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक्सेस में हो जाएंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स रिपल करने लग जाएंगे, ठीक, तो वहां तो रिपल्शन आ जाएंगे, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। अगर किसी अमीर इंसान को आप पैसे देने लग जाओगे, ठीक है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, है ना। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है तो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, ठीक है। ओके, माइनस m की बात करते हैं। देखो, जो गरीब है, ठीक, और अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच ले तो रोने लगेगा ना, ठीक है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इससे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो तो इसकी स्टेबिलिटी तो पक्का कम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, अमीर है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, कोई -m ग्रुप लगा दें बगल में, ठीक है, तो अगर वो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स दे भी देगा तो उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ही, ठीक है। रेडिकल्स के केस में देखो, अब रेडिकल्स में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी है इसके पास, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और अगर गरीब है और -m ग्रुप आपने लगा दिया है, -m ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे खींच रहा है, तो क्या होगा? ये ऑलरेडी गरीब था, -m ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ही खींच ली, तो स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल है। प्लीज इसको अच्छे से लिख लेना कि यहाँ पर अब जो आप सोच रहे थे वो नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, और ये यहाँ पर आपका एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। रेडिकल्स ऐसी स्पीशीज है कि उससे आप चाहे +m ग्रुप लगाओ, चाहे आप -m ग्रुप लगाओ, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी घटेगी ही नहीं, ठीक है। सो प्लीज इसको आप याद करिएगा। इसका रीजन भी है, इसका रीजन हम तब जानेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है। ओके, सो इस पूरे से हमें कहानी से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके पास कार्बोकैटायन है, ठीक है, तो किससे इसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन से ग्रुप से बढ़ती है? +m से बढ़ेगी क्या? हाँ, +m से बढ़ रही है, आप खुद देख लो। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ रही है? +m से बढ़ रही है, -m से तो घट रही है, ठीक है। कार्ब अनायन की अगर मैं बात करूं तो कार्ब अनायन देख सकते हो आप कि +m से स्टेबिलिटी घटती है और कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है -m से। तो कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ रही है? -m से। रेडिकल के केस में स्टेबिलिटी दोनों में ही बढ़ती है, ठीक है। तो रेडिकल के केस में क्या कहानी हुई कि चाहे आप +m लगाओ चाहे आप -m लगाओ, दोनों से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो याद करने का हमारा वही सिंपल सा फंडा जो मैंने पिछली क्लास में बोला था कि प्लस प्लस से ही स्टेबलाइज होता है, माइनस माइनस से ही स्टेबलाइज होता है, ठीक। सेम कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो +m से ही स्टेबलाइज होगा, ठीक है, -m से डिस्टेबलाइज होगा। कार्ब अनायन नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो नेगेटिव -m से ही अब वो स्टेबलाइज होगा, ठीक है। अब ये तो रेडिकल है, तो रेडिकल तो हम कह सकते हैं कि रेडिकल तो न्यूट्रल होता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो रेडिकल्स +m -m दोनों से ही स्टेबलाइज होता है, ठीक, इसको ध्यान रखना। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंपैरिजन करने का, ठीक। आई होप आपको ये वाली बात जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, आपको इतना क्लियर होगा। अब आपको ये पता है +m ग्रुप्स कौन से हैं, -m ग्रुप्स कौन से हैं, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो और समझ सकते हो कि भाई इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ। देखो, मान लीजिए आपके पास ये कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन के बगल में लगा है मैंने यहाँ पर OR, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन के बगल में लगा दिया है मैंने यहाँ पर CN, ठीक है। आपको बताना है कि भाई इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक। यहाँ पर मैंने कार्बोनाइन लिया, ठीक है। कार्बोनाइन के बगल में मैंने यहाँ पर OR लगाया और यही कार्बोनाइन के बगल में मैंने यहाँ पर CN लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने रेडिकल लगाया, ठीक, रेडिकल यहाँ पर OR और रेडिकल यहाँ पर आपका CN, ठीक है। चलिए, अब आपको इसमें से स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। जब हमने कार्बोकैटायन देखा
तो आप देख रहे हो OR ऑक्सीजन है ना, O पे लोन पेयर है, तो दिस इज प्लस M ग्रुप है ना। CN कैसा है, माइनस M है, तो ये हमने प्लस M ग्रुप लिखे हैं, ये मैंने माइनस M ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस M से बढ़ती है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। नेक्स्ट केस में मेरे पास कार्ब अनायन है, कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी माइनस M से बढ़ती है, तो ये लो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर रेडिकल है, ठीक है, तो रेडिकल में ये प्लस M ये माइनस M दोनों से ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इन दोनों की ही स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक, इन दोनों की ही स्टेबिलिटी जो वो अप्रोक्सीमेट बराबर है। अभी मैं इनका कंपैरिजन आपको नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है, कि भाई प्लस M या फिर माइनस M इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि रेडिकल्स की स्टेबिलिटी प्लस M और माइनस M दोनों से बढ़ती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली आपको ये दिखा दिया कि रेडिकल था, एक में प्लस M है एक में माइनस M है, तो दोनों से स्टेबिलिटी बढ़ ही रही है, तो अप्रॉक्सीमेट हम कह देते हैं कि भाई इक्वल है, ठीक है। अभी मैंने इसका कंपैरिजन नहीं बताया है, ओके, ये हम हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। क्लियर इतनी बात, जल्दी से बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। चलिए बच्चों, अब आते हैं हमारे सेकंड एप्लीकेशन पे, और सेकंड एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑन पाई सिस्टम, ठीक है, कि अगर हम ये प्लस M ग्रुप जोड़ें या फिर हम अगर माइनस M ग्रुप जोड़ते हैं किसी पाई सिस्टम से, तो उस पाई सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। पहले हम एल्कीन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने एल्कीन के बगल में कोई प्लस M ग्रुप जोड़ दिया, ठीक, एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पर प्लस M ग्रुप जोड़ रहे हैं, मान लीजिए OH, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिया कि एल्कीन के बगल में मैंने यहाँ पर कोई माइनस M ग्रुप जोड़ दिया, मान लीजिए मैंने ये CHO जोड़ दिया है, ठीक। तो आपको पता है कि ये हमारा प्लस M है, ये मेरा माइनस M ग्रुप है, ठीक। तो अब इस ग्रुप से इस एल्कीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जानना है हमें, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा कि प्लस M या फिर माइनस M ग्रुप से जो हमारा बगल में इंटरमीडिएट है, उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, ठीक। अब हम जानेंगे कि प्लस M या माइनस M ग्रुप के बगल में जो हमारी एल्कीन है, उस एल्कीन पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए बहुत इजी है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। प्लस M है ना, ये प्लस M का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, OH, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये पाई आपके लोन पेयर इधर चले तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। माइनस M की बात करें, अब ये वाला जो ग्रुप है मेरा वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ करेगा, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरह शिफ्ट होंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। क्या बन रहा है, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, मतलब ऑक्सीजन पर माइनस आया है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चले हैं तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने एक प्लस M का एग्जाम्पल लिया, एक हमने यहाँ पर माइनस M का एग्जाम्पल लिया है। लेट्स सी कि एल्कीन पे क्या फ़र्क पड़ा। आप खुद देखो, जब हमने प्लस M ग्रुप जोड़ा था तो प्लस M ग्रुप ने इस एल्कीन को क्या किया है, एल्कीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, ठीक है। प्लस M ने क्या किया, एल्कीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी। प्लस M क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, मतलब वो एल्कीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। अगर एल्कीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब जहां पर भी प्लस M लगा रहता है, प्लस M क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन, एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बढ़ाता है। जहां पर भी प्लस M लगा होगा वो अपनी बगल वाली एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। माइनस M ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस M ग्रुप तो बगल की एल्कीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप खींच रहा है। यहाँ पे बटरफ्लाई आ गई है, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। यस, तो माइनस M ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस M ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड से खींच रहा है, ठीक। मतलब एल्कीन पर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ना, ठीक। तो हम लिख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन डिक्रीजेस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एल्कीन पर कम होती है। तो एल्कीन पे क्या फर्क पड़ा, प्लस M के केस में एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, माइनस M के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी,
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने या घटने से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एल्कीन हमारी इलेक्ट्रॉन रिच बन रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो हमारी एल्कीन कैसे बन गई है, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन बन चुकी है। ठीक है, अब ये एल्कीन कैसी बन चुकी है, एल्कीन बन चुकी है हमारी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। ठीक है, इस केस में हमारा एल्कीन कैसे बन चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन बन चुका है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनने से फर्क क्या आता है, आगे जाकर हम जब रिएक्शंस करना सीखेंगे ना, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगेगी। ठीक है, आपको अभी आई थिंक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इतना आपको क्लियर नहीं होगा, जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, बट बेसिक जान लेते हैं जितना हमें यहाँ पर अभी जानना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आपका पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, गरीब है। ओके, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, वहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज है तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा पॉजिटिव पर, अपोजिट के ऊपर। ठीक है, सेम पे अटैक नहीं होता। तो अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज है तो वो पॉजिटिव पे करती है, अगर कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव के पास जाना पसंद करेगी। ठीक है, अपोजिट के पास ये लोग जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अब इसका अटैक या इसका जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगा, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये किसके साथ करेगा, जिसके पास कमी है ना, एक रिच तो एक डेफिशिएंट के साथ। ठीक, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये किसके साथ अटैक हो रहा होगा, यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास, मतलब कमी के, जिसके पास कमी है। कमी किसके पास है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अब ये एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन दिखाएगी, मतलब ये दिखाएगा अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस केस में। ठीक है, और जब हम यहां पर बात कर रहे हैं हमारे -m की, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन बनी। ठीक है, एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, किसके साथ रिएक्शन होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल तुरंत एल्कीन पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन प्रेफर होंगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन प्रेफर होगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो, इसको अपोजिट टर्म में कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट था वो बढ़ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट घट गया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का रेट बढ़ा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का रेट घटा। आ गई बात समझ। ठीक है, जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर एल्कीन से चिपक जाएगा। ठीक है, जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है, जहां पर कमी है, तो वो रिएक्शन दिखाएगा रिच के साथ, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जहां होगा वो एल्कीन पर जाकर अब अटैक कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फर्क पड़ता है, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है उसके बगल में आप +m या -m ग्रुप जोड़ो तो। ठीक है, तो अभी हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के टर्म्स में बात ना करके हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो हमें सिंपली समझ में आया कि +m ग्रुप्स के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो ज़्यादा है। ठीक है, और -m के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कम है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेंजीन रिंग पर, कि जैसे हमने एल्कीन पर अपना इफेक्ट देखा है +m या माइनस का, उस हिसाब से बेंजीन रिंग पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। बेंजीन रिंग पर आप यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर कोई +m या फिर आप -m ग्रुप जोड़ो तो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, ये रहा बेंजीन रिंग और इससे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है OH। ठीक है, एक यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेंजीन रिंग यहाँ पर लगी। ठीक, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है C डबल बॉन्ड OH। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो -m का, आप NO2 ले लो, आप CN ले लो, कुछ ले लो। ठीक है, ओके, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, इसका मतलब ये +m ग्रुप है, यहाँ पर ये CHO है, मतलब ये आपका -m ग्रुप है। ठीक, अब ये +m या -m ग्रुप्स आखिर क्या कर रहे हैं, ठीक, कैसा इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो लोन पेयर है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर देगा, बोलो। ठीक है, उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहे हो। ठीक, क्या आप बना सकते हो क्या, बोलो। चलो एक मैं बनाती हूँ, दूसरा आप खुद बना लोगे, चलो बना ही देते हैं, कोई बात नहीं।
ठीक है, चलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाने की कोशिश करी, क्या बना, ऑक्सीजन से लोन पेयर देखो चला था, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, ध्यान से देख जाओ स्टेप बाय स्टेप। ये लोन पेयर यहाँ चले तो पाई बॉन्ड यहाँ पर आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक, ये वाला पाई बॉन्ड मेरा एज इट इज, ये वाला पाई बॉन्ड मेरा एज इट इज। ठीक, इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? हाँ बना सकते हैं। इसको OH प्लस को ढंग से लिख दूँ, दूर लिख दिया OH प्लस। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है कि अभी मेरे पास ये अनायन है तो नेगेटिव फिर इधर जा सकता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक, आप नेक्स्ट यहाँ पर बना सकते हो। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड OH प्लस ही रहा। ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ आया तो पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आया तो नेगेटिव यहाँ बन गया। ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड मेरा एज इट इज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो कि आप, ये नेगेटिव इधर आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक, बन जाएगा क्या अगला आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा बन रहा है ये पाई बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर है डबल बॉन्ड OH प्लस, ये नेगेटिव यहाँ पर आया। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुए, ये नेगेटिव आ गया। अगला बना सकते हो क्या, यस अभी और बना सकते हैं। इस नेगेटिव को इधर लाओ, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर लेकर जाओ। ठीक है, बनाओ, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, नेगेटिव इधर आया है, पाई बॉन्ड बना। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अब शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, और पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज पे गए तो पॉजिटिव चार्ज गायब। ठीक है, तो ये सिंपल OH बन गया। ठीक है, ये और ये सेम नहीं है। ठीक है, देख लीजिए पाई बॉन्ड्स, ये इस साइड है, यहाँ इधर है। तो हमने बेसिकली पूरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। कितने बने हैं, 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं प्लस M के केस में। चलो माइनस M के साथ सेम टू सेम हम यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, CHO एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है मेरे, वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ठीक है, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरा इधर शिफ्ट हुआ। ठीक है, देखो क्या बना, देखते जाना। यहाँ मेरा H एज इट इज है, ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड और O पर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये पाई इधर आ गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले थे तो यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, बाकी के पाई बॉन्ड्स मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, बाकी के हमने एज इट इज लिख दिया है। क्या आप फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास बगल में एल्कीन है। ठीक है, पाई बॉन्ड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अब पॉजिटिव के पास जाते हैं। ठीक है, जहाँ नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। अगर आपके पास कटायन है तो आपके पास तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बनाया हमने स्ट्रक्चर हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ सॉरी डबल बॉन्ड ये और ये माइनस। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए तो अब पॉजिटिव मेरा यहाँ आ चुका है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, यस, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाए, बाकी का सब सेम टू सेम लिख दिया हम यहाँ पर। ठीक है, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। नेक्स्ट कर सकते हो आप, ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो अगला हमारा यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा फाइनली क्या, देखो C सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये H। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए तो ये लोग, और बाकी के एज इट इज बन गया। क्या ये और ये सेम है, मत क्या देना सेम है। ठीक है, बॉन्ड्स देख लीजिए, ये इस साइड है वो साइड है। ठीक है, ये आपके एंटी क्लॉकवाइज वो क्लॉकवाइज। ओके जी, तो हमने प्लस M और माइनस M दोनों के केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। अब देखते हैं कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से आखिर इस बेंजीन रिंग पर क्या फ़र्क पड़ा है। हम इफेक्ट देख रहे हैं ना, इफेक्ट ऑन पाई सिस्टम, हम देख रहे हैं एल्कीन पे क्या फ़र्क पड़ा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि प्लस M और माइनस M ग्रुप जोड़ने से बेंजीन रिंग पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो बताओ प्लस M के केस में रिंग पर क्या फ़र्क पड़ा है। प्लस M एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं बेंजीन रिंग को, मतलब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। ठीक है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अच्छा, कौन से पोजीशन पे बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रुप के जस्ट बगल वाला ऑर्थो पोजीशन होता है, फिर ये मेटा होता है, फिर ये पैरा होता है, इतना पता है आपको। ठीक है, तो आप देखो कि हमने जब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं तो जो नेगेटिव चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है।
ठीक है। तो बेंजीन रिंग पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन कौन से पोजीशन पे बढ़ रही है? आपने देखा यहाँ पर ऑर्थो पे, यहाँ पर पैरा पे, या फिर ऑर्थो पे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है बेंजीन रिंग पर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन को कहीं भी इसने टच भी नहीं किया। मेटा पोजीशन पर इस प्लस एम का कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं आया है मेटा पर। ठीक, तो आपने यहाँ पर क्लियर वर्ड्स में एक बात लिख ली। ठीक है, क्या हुआ है, जब प्लस एम है तो प्लस एम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ रही है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक, किस केस में, जब आपके पास प्लस एम है तब। ठीक है, तो प्लस एम के केस में ये कहानी हुई है। ठीक है, प्लस एम के केस में हमारे पास ये कहानी है। चलिए माइनस एम में देखें क्या हुआ। तो माइनस एम में अब क्या हो रहा है कि माइनस एम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, उसने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची है, विदड्रॉ करी है। ठीक है, खींच रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप को ही दे दी, मतलब रिंग पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ना। आया बात समझ। माइनस एम ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो रिंग पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ठीक, अच्छा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो हुई है, लेकिन कौन से पोजीशन पर, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। सेम कहानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इस पर बढ़ी नहीं है, घटी है, डिक्रीजेस ऑन बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसका मतलब कि माइनस एम के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है बेंजीन रिंग पर। ठीक है, कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो ओवरऑल एक बात सीखी कि ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, ये मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पर फर्क ही नहीं पड़ता। इस मेसोमेरिक इफेक्ट से मेटा पोजीशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये अपना कंप्लीट जो भी इफेक्ट दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इन केस ऑफ प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है इन केस ऑफ माइनस एम। कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मेटा से इसको लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना कि कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट को आपको मेटा पोजीशन पर नहीं लगाना है। मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक काम ही नहीं करता। ठीक, यहाँ पर आप नोट लिख सकते हो एक स्टार पॉइंट डाल के कि मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट वर्क एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, हमने इंडक्टिव पढ़ा था। ठीक है, इंडक्टिव में हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई या माइनस आई, ठीक, तो हम कह रहे थे कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट था। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस उस ग्रुप से दूर हो रहा था, वैसे वैसे उसका इफेक्ट हो रहा था कम। ठीक, जो सबसे पास में उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर जो नेक्स्ट पे उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम, जो जितना दूर जाता गया है ना, उतना इफेक्ट उसका कम होता गया। लेकिन ये चीज़ मेसोमेरिक में नहीं है। मेसोमेरिक को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो ऑर्थो मेटा तो फिर बाद में आता है, पैरा तो और भी दूर हो गया है ना। पैरा तो आपका डिस्टेंस में देखा जाए तो और भी दूर हो गया, बट हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ही बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट कोई भी डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं है, इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ कहाँ काम करती है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एक और पॉइंट यहाँ पर कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट distance dependent and works on ortho and para position। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट कोई डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, डिस्टेंसेस को कोई लेना देना नहीं है, और ये काम करती है कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इंडक्टिव की बात क्या थी बोलो, ये तो मेसोमेरिक की कहानी है। इंडक्टिव का क्या था, इंडक्टिव में हमने क्या लिखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऑर्थो पे सबसे ज्यादा होगा बिकॉज ऑर्थो पास है ना, फिर मेटा आएगा, और पैरा तो दूर चला गया। ठीक है, तो वहां पर पैरा पे तो इंडक्टिव लग ही नहीं पा रहा था।
ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस बहुत दूर हो गया। तो आपको ये डिफरेंस आया समझ में? ठीक है, डिफरेंस आया क्लियर कि मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है ऑर्थो और पैरा पे, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, मेटा पे थोड़ा कम और पैरा पे नेग्लिजिबल। ठीक है, डिस्टेंस क्योंकि ज़्यादा दूर हो चुका है। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस मेसोमेरिक और इंडक्टिव का। ओके, उसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले तो ये बताओ क्या आपको ये इफेक्ट समझ में आया कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा एल्कीन पर, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा बेंजीन रिंग पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है घट रही है। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे? या तो आपसे वो डायरेक्टली क्या पूछेंगे, ठीक है, कि ऑर्डर लिखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने का। तो आपको वही अपने ग्रुप चेक करने पड़ेंगे कि भाई प्लस एम लगा है या माइनस एम लगा है। प्लस एम लगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, माइनस एम लगा है तो घट रही है। ठीक, या तो वो ऐसा पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का या घटने का ऑर्डर बताइए, या तो वो पूछेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट का ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या अभी जस्ट मैंने बताया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर चिपक रहा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चिपकेगा बोलो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगी? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चिपकेगा? इलेक्ट्रोफाइल खुद बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहाँ जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ज्यादा कहाँ पर है? जहां नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्लस एम में बढ़ता है या रेट ज्यादा होता है, माइनस एम में कम होता है। तो आप एक और पॉइंट यहां पर लिख सकते हो क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट increases with plus m group and decreases with माइनस m group। तो अगर क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट का ऑर्डर बताओ, तो आप देखना कि प्लस एम ग्रुप कहाँ पर है। जहां पर प्लस एम होगा वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट ज्यादा होगी, है ना, बिकॉज वहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पर। ठीक है, ओके। और जहां पर आपके पास माइनस एम ग्रुप है वहां पर ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब वहां पे खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ थोड़ी रिएक्शन दिखाएगा। वो किसके साथ दिखाएगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। या तो क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट का ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा किस में? इलेक्ट्रोफाइल वहीं लगेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब प्लस एम के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट ज्यादा, ठीक है, माइनस एम के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट कम। ठीक, और अगर वो क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मतलब क्या होगा? अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का रेट अब माइनस एम के केस में ज्यादा होगा और प्लस एम के केस में कम होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन किस वजह से पूछा जा रहा है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट पूछा है या न्यूक्लियोफिलिक पूछा है। अभी तक मेरा मेन मोटिव ये सब समझाने का था, अभी मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, डोंट वरी, एक बार आप एप्लीकेशन समझ लो, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए एक और पॉइंट यहाँ पर समझना है आपको। हमने बार बार देखा कि यहाँ पर प्लस एम के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ रही थी, माइनस एम के केस में ऑर्थो पैरा पे घट रही थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े या घटे, ऑर्थो पैरा पर ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करा रहे हो, तो अगर जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका वो यहाँ तो या तो ऑर्थो पैरा पे आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा, या तो पैरा पे आएगा, है ना, मेटा पे नहीं आ सकता। ठीक है, इस केस में अगर आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो या तो वो ऑर्थो पे आएगा या तो फिर पैरा पे आएगा। ठीक है, वो अब आपका मेटा पे नहीं आ सकता। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ना हमारा, एक और पॉइंट लिख लीजिए आप कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। मतलब कि चाहे इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराओ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराओ, चाहे आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो करेगा सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। प्लस एम के केस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर लिख भी लेते हैं। ठीक, प्लस एम के केस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन हो रही है। माइनस एम के केस में न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल।
कहाँ पर? ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे, मेटा पे कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। आई थिंक अब आपको इतनी बातें क्लियर है, ये एप्लीकेशन आपको समझ में आया। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी एप्लीकेशन पर, और वो है आपका एसिडिटी कंपैरिजन। ठीक है, या फिर हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। तो ये मुझे आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये वही सेम है जो हमने इंडक्टिव में पढ़ा था। इंडक्टिव याद है आपको कि अगर कोई एसिड है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हो आप कि उस एसिड से आप H+ को हटाते हो, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। H जैसे ही हटाओगे तो आपका एक कॉन्जुगेट बेस बनता था। अगर वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। सिंपल वही कहानी है, एग्जैक्टली सेम। तो एसिडिटी कंपैरिजन क्या है, यहीं पे छोटा सा है, वही मैं बता रही हूँ, रिपीट ही कर रही हूँ। ठीक है, मैं इंडक्टिव में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो एसिडिटी कंपैरिजन में क्या था कि अगर आपके पास कोई एसिड है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई एसिड है COOH, ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, H को यहाँ से हटाएंगे। जैसे ही H हमने यहाँ पर -H+ किया तो ये बना है मेरा COO-। ठीक, यहाँ पर हमारा कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, G लिख देती हूँ मैं, G ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर मेरा कोई भी ग्रुप लगा है G। ठीक है, ओके। अब H+ हटाने के बाद ये जो बना है मेरा, ये बना है कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। अगर ये कॉन्जुगेट बेस है ना, अनायन है CO-, अगर ये कॉन्जुगेट बेस मेरा स्टेबल बन जाएगा तो हम कहेंगे ये एसिड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है तो ये हमारा वीक एसिड है। ठीक, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, ये रही आपके सामने। ठीक है, COO-, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज होता है? -M से। तो अगर ये ग्रुप यहाँ पर -M होता तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती, ये एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होता। लेकिन अगर ये मान लीजिए ग्रुप आपका कोई +M ग्रुप होता तो आपको पता है कि भाई नेगेटिव चार्ज ये जो है वो +M से डीस्टेबलाइज होगा, स्टेबिलिटी घटेगी। स्टेबिलिटी घटेगी तो ये वीक एसिड होगा। वही सेम कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस चेक करना है। अगर कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या फिर आप कहो कि Ka ज़्यादा है, या हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक, Ka और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और अगर मैं pKa की बात करूं तो pKa आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये वही सेम कहानी है जो मैं आपको पिछली क्लास में इंडक्टिव में रिपीट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आया हमारा। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो मेरा कंपैरिजन है वो एग्जैक्टली सेम है, कंसेप्ट नहीं बदल रहा। ठीक है, बस यहाँ पर आपको देखना है कि +M ग्रुप जुड़ा है या -M ग्रुप जुड़ा है। जैसे हम वहां पर देख रहे थे +I ग्रुप जुड़ा है या -I ग्रुप जुड़ा है। आई थिंक इज इट क्लियर। ठीक, कंसेप्ट आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ है, बट कंफ्यूजन्स आ रही होंगी मे बी कि मैम क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपका सारा ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कहीं भी डाउट लगे भाई, क्योंकि मैंने एक ही पेज में आपको सारे एप्लीकेशंस करवाने की कोशिश की है, कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है, ठीक, आप फिर से एक बार पीछे जाइए वीडियो में और फिर से एक बार वीडियो को देखिए। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगे, कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पक्का ही आंसर करूँगी उसका, मतलब वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए बच्चों, आते हैं अब हम कुछ क्वेश्चंस पे। एप्लीकेशंस सीख चुके हैं, इन एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस करते हैं अब। ओके बच्चों, तो शायद आपको इस साइड का नहीं दिख रहा था, कैमरा एडजस्ट कर दिया है। जो प्रॉब्लम आ रही होगी आई थिंक अब एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, मैं हट जाती हूँ, एक बार आप देख लीजिए क्या क्या लिखा है। ठीक है,